अपना टॉपिक क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि नेफ्रॉन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, नेफ्रॉन अपने क्या होती है, जो प्रत्येक किडनी जो होती है, प्रत्येक वृक्क के अंदर नेफ्रॉन की संख्या, मतलब ऐसी नहीं, मान लो एक तरीके से उदाहरण बता रहा हूँ, हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक, तो लगभग कितने होते हैं, 1 मिलियन या फिर 10 लाख। एक नेफ्रॉन के अंदर ये 1 मिलियन होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार होती है, तो सबसे पहली बात तो कि नेफ्रॉन की संरचना को हम समझने के हिसाब से केवल कि 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। इसका चित्र आपको जैसे ठीक लगे वैसे बना लेना। आपकी बुक में अलग तरीके से इसका चित्र दिया हुआ है, तो आप वैसे भी बना सकते हो और आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन की संरचना थी। अपने नेफ्रॉन की संरचना में सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं इसको, संग्रह नलिका। और अब हम बात करते हैं कि जो ये प्याले नुमा संरचना होती है नेफ्रॉन के अंदर, जो प्याले नुमा संरचना होती है, इसको तो कहा जाता है बोमेन संपुट। बोमेन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो इसको क्या नाम दिया था उन्होंने, बोमेन संपुट के नाम से इसको जानते हैं। इस बोमेन संपुट के अंदर क्या होती है, रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जब बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, जब इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं तो इस पूरे को बोलते हैं मेलपीगी कोश। इसको मेलपीगी कोश कहते हैं। तो कभी कभी पूछ भी लिया जाए मेलपीगी कोश क्या होता है, तो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को जब पूरे को एक साथ बोलते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, मेलपीगी कोश के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर जो रक्त लेकर आती है, नेफ्रॉन के अंदर जो रक्त लेकर आती है, उसे कहा जाता है अभिवाही धमनी। उसे हम क्या कहेंगे, अभिवाही धमनी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से कि रक्त लेकर आती है जो क्या कहलाती है, और रक्त ले जाती है जो क्या कहलाती है। तो रक्त लाने वाली तो अभिवाही धमनी, और जो ये रक्त लेकर जाती है इसको क्या कहेंगे हम, अपवाही धमनी। अपवाही धमनी के नाम से जानते हैं। ये तो थी यहाँ तक की बात, केवल ये ऊपर वाला हिस्सा कि नेफ्रॉन में जो है एक प्याले नुमा संरचना होती है जिसको हम बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। इसमें रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें जो रक्त लाती है वो अभिवाही धमनी कहलाती है, और जो रक्त ले जाती है वो अपवाही धमनी कहलाती है। इसका जो शेष भाग होता है वो क्या होता है, नलिका के रूप में होता है। तो इस नलिका के रूप में जो पहले ये कुंडलित सिरा जो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, बोमेन संपुट के पास में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निरस्त कुंडलित सिरा। इसको क्या कहेंगे हम, निरस्त कुंडलित सिरा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद जो ये यू आकृति का भाग होता है, यू आकृति के भाग को हम क्या कहेंगे, हेनले का लूप। इसको हेनले के लूप के नाम से जानते हैं। और लास्ट ये वाला जो कुंडलित सिरा है, ये क्या है, बोमेन संपुट से दूर है, बोमेन संपुट से दूर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दूरस्थ कुंडलित सिरा। और ये दूरस्थ कुंडलित सिरा किस में जाकर खुलता है, संग्रह नलिका में जाकर खुलता है। तो ये तो थी आपके नेफ्रॉन की संरचना। तो आपसे पूछ लिया जाए नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बताइए, तो आपको नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बताना है। अब हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में कि नेफ्रॉन की क्रियाविधि को समझाइए, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है हमसे, कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर नेफ्रॉन की क्रियाविधि के नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो जो नेफ्रॉन की क्रियाविधि होती है या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है, इसको 3 भागों में बांटा गया है कि ये क्रियाविधि क्या होती है, 3 चरणों में होती है। फर्स्ट एक तो होती है परानिस्पंदन। एक क्या कहलाती है, परानिस्पंदन। आपको बुक में निस्यंदन के नाम से भी मिल सकता है, शॉर्ट वैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं GFR। इसको GFR नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। इसको GFR क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, जो मैंने यहाँ लिखा था ना, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट, परानिस्पंदन, और इंग्लिश में ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट, मतलब कि ग्लोमेरुलस में छनने की क्रिया, उसकी दर एक तरीके से। तो एक तो होती है परानिस्पंदन, एक होती है चयनात्मक पुनः अवशोषण।
चयनात्मक पुनः अवशोषण, ठीक। और एक होती है उत्सर्जन। तो नेफ्रॉन की क्रियाविधि जो होती है वो 3 चरणों में होती है, परानिस्पंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और उत्सर्जन। अब इनमें हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परानिस्पंदन क्या होता है भाई। जिसको संरचना समझ में आ गई तो क्रियाविधि इजी है, आप इजीली समझ जाओगे, इसको आराम से समझना। परानिस्पंदन को हम शॉर्ट में सिर्फ इतना सा बोल सकते हैं, छनना। जो छनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परानिस्पंदन। तो ये परानिस्पंदन किस प्रकार होता है भाई, तो अपने जो बोमन संपुट होता है ये क्या होता है, एक छलनी की तरह होता है। बोमन संपुट जो चाय छन्नी वगैरह जो आती है ना अपने, सेम वैसे। तो बोमन संपुट क्या होता है, अपने एक छलनी की तरह का होता है। तो इस बोमन संपुट में क्या किया जाता है, अभिवाही धमनी द्वारा रक्त लाया जाता है। अब अभिवाही धमनी द्वारा कौन सा रक्त लाया जाएगा, अशुद्ध। और वो रक्त कौन सा होगा, यूरिया युक्त। आपसे पूछा जाए अभिवाही धमनी द्वारा कौन सा रक्त लाया जाता है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे यूरिया युक्त, क्योंकि मानव किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का। तो यूरिया तो खाद देनी सर, ठीक है, तो यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है मानव के द्वारा भी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यूरिया उत्सर्जन जो होता है, तो अभिवाही धमनी द्वारा यूरिया युक्त रुधिर लाया जाता है। अब जैसे वो रुधिर यहाँ पर आ जाता है, तो अब होता क्या है एक्चुअली में, जैसे इधर तो तेज बहाव के साथ रक्त आता है, तेज बहाव के साथ रक्त आ रहा है, तो आ तो ज़्यादा रहा है, मगर ये नलिका तो इसकी तो व्यास ज़्यादा है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, तो रक्त तो ज़्यादा आ रहा है, मगर इधर रक्त क्या हो रहा है, कम निकल रहा है। जैसे हमने पहले भी मैंने उदाहरण दिया था कि जो बांध है, बांध में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मगर उसका हमने केवल एक ही गेट खोला है, तो उसमें निकल कम रहा है, तो संभावना क्या होगी, बांध की दीवार टूटने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि आ तो बहुत ज़्यादा रहा है पानी और निकल कम रहा है, तो हो सकता है उसकी दीवार टूट सके। मतलब इसका मतलब क्या है, उस दीवार पे प्रेशर पड़ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे होती है, इधर से बहुत ज़्यादा रक्त आ रहा है और इधर से कम हो रहा है, तो यहाँ की इसकी दीवारों पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर के कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, यूरिया, अमोनिया, ये सब क्या होते हैं, छन कर क्या आ जाते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं, छन कर सब किस में आ जाते हैं, बोमन संपुट में। और यहाँ पे जो दाब लगना ना, उस दाब का नाम होता है परासरण दाब। परासरण का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी में से छन कर निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से परासरण। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो यहाँ पर उच्च दाब के कारण परासरण की क्रिया होती है, जिसके कारण पदार्थ छनकर अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परानिस्पंदन। के बोमन संपुट एक छलनी की तरह कार्य करता है। इसमें अभिवाही धमनी द्वारा यूरिया युक्त रुधिर लाया जाता है और ग्लोमेरुलस में उच्च दाब के कारण पदार्थ छनकर अलग होने लग जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परानिस्पंदन कहते हैं। ये हुई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप अपने चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब चयनात्मक पुनः अवशोषण मतलब सेलेक्ट करना और उनको वापस अवशोषित करना। तो जैसे यहाँ पर ये आ गए पदार्थ नलिकाओं में आ गए। अब नलिकाओं में क्या होता है, जब यहाँ पर ब्लड आता है तो ब्लड क्षमता कितना है, लगभग 185 पर डे, 180 या 185 लीटर पर डे। मतलब एक व्यक्ति में जो रक्त क्षमता है, ब्लड क्षमता, वो कितना क्षमता है, 185 लीटर पर डे। ये आपके GFR रेट, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था ना GFR, उसको परानिस्पंदन की रेट, तो GFR रेट कितनी होती है कि 185 लीटर पर डे और 120 ml पर मिनट। एक व्यक्ति के अंदर जो रक्त क्षमता, ये एक नॉलेज के हिसाब से याद रखना चाहे तो रख लेना, एक व्यक्ति के अंदर जो रक्त क्षमता है वो कितना क्षमता, अगर 1 मिनट के हिसाब से हम बात करें तो 120 ml उसके अंदर रक्त क्षमता रहता है अपनी बॉडी में लगातार। और पूरे दिन की बात करें 24 आवर्स की, तो 185 लीटर पर डे। मगर इतना यूरिन पास आउट तो हम करते ही नहीं है। यूरिन पास आउट केवल कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में यूरिन पास आउट 24 घंटे में कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट होता है। इसका मतलब 185 लीटर क्या हुआ, ये सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनमें, क्योंकि जब छनाना तो अपशिष्ट पदार्थ तो छने, मगर साथ साथ में बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व भी छन गए। तो उन सभी आवश्यक पोषक तत्वों को क्या किया जाता है, वापस अवशोषित कर लिया जाता है, उनका चयन किया जाता है और उनको अवशोषित कर लिया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, चयनात्मक पुनः अवशोषण।
अब चयनात्मक पुनःअवशोषण के बाद जो आवश्यक पोषक तत्व थे उनको तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो गंदे पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको कहाँ कर दिया हमने, आगे सेंड कर दिया, और वो आगे किस में जाते हैं, संग्रह नलिका में, संग्रह नलिका से मूत्रवाहिनियों में होते हुए मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्रमार्ग द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो वो होता है आपके उत्सर्जन। तो ये थी आपके नेफ्रॉन की संरचना और नेफ्रॉन की क्रियाविधि या फिर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। अब इसके बाद एक टॉपिक और है आपके, भाई वृक्क के अलावा हमारे शरीर में और कौन से ऐसे अंग हैं जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं। तो वृक्क के अलावा, किडनी के अलावा ध्यान रखना, एक तो फेफड़े, फेफड़े भी क्या होते हैं अपने उत्सर्जन का काम करते हैं। एक है अपने यकृत, यकृत लीवर जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या करता है, लीवर, ये भी क्या होता है, उत्सर्जन का काम करता है। ठीक, और एक होती है अपने त्वचा, अपनी स्किन, अपनी जो त्वचा, ये भी उत्सर्जन का काम, पसीने के रूप में साल्टी वाटर। ठीक है, तो यकृत तो बिलिरुबिन वगैरह पदार्थों का सीक्रेट करता है, बिलिरुबिन का सीक्रेशन करता है। ये अपने साल्टी वाटर जो भी पसीना वगैरह जो आता है स्वेट के रूप में सीक्रेशन होता है, और ये CO2 गैस। तो वृक्क के अलावा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन से आपके ये कि वृक्क के अलावा हमारे शरीर में और कौन से ऐसे तंत्र हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। तो उसमें अपने क्या है, एक तो फेफड़े, यकृत और स्किन, ये 3 अपने टॉपिक है। तो इनको आप लिख लें अच्छे से और याद करें।